हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम चालू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स। सबसे पहले हमें कस्टम ड्यूटी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है जो इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे लगाया जाता है। यानी जो भी गुड्स इंडिया के अंदर आते हैं या जो भी गुड्स इंडिया के बॉर्डर के बाहर जाते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये कस्टम ड्यूटी कैसे चालू हुआ? कस्टम ड्यूटी चालू होने का जो पीरियड है वो बहुत ही पुराना है। जब देश नहीं हुआ करते थे, जब किंगडम हुआ करते थे, जब देश का राजा हुआ करते थे, तब जो भी ट्रेडर्स होते थे, जो अरेबियन ट्रेडर्स हो या यूरोपियन ट्रेडर्स हो, वो अपना सामान बेचने के लिए बहुत सारे किंगडम्स या बहुत सारे राज्यों में ट्रैवल करते थे। तो वहाँ पे व्यापार करने की परमिशन मिलने के लिए वो वहाँ के राजा से मिलना पड़ता था। और जब वो वहाँ के राजा से मिलते थे तब उनको गिफ्ट्स देते थे। ये गिफ्ट से 2 चीज़ें होती थी कि उनको ट्रेड की परमिशन भी मिल जाती थी और उनको ऐसा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो जाती थी। तो वहीं से कस्टम की शुरुआत हुई। फिर ये एक आगे चल के एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया और नॉर्मल प्रैक्टिस को ही हम एक कस्टम बोलते हैं कि एक कस्टम बन गया। तो इसलिए इस टैक्स का नाम कस्टम ड्यूटी पड़ गया है। कस्टम का ज़िक्र और एक बुक में भी आता है जो आचार्य चाणक्य ने लिखी है, जो है कौटिल्यस अर्थशास्त्र। कौटिल्यस अर्थशास्त्र में 3 वर्ड का ज़िक्र आता है। फर्स्ट शुल्क, सेकंड प्रवेश्य और थर्ड निष्क्राम्य। कस्टम ड्यूटी यानी शुल्क। शुल्क मतलब टोल। जो भी सिटी के अंदर गुड्स आ रहे हैं या जो भी सिटी के बाहर गुड्स जा रहे हैं उस पे टोल लगाया जाएगा, ऐसे चाणक्य ने कहा था और उसको ही शुल्क बोला है। और ये शुल्क 2 तरह का होता है, एक तो प्रवेश्य यानी इम्पोर्ट का और एक निष्क्रम्य यानी एक्सपोर्ट का। तो जब इंडिया में आगे चल के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, जब ब्रिटिशों का राज आया, तब उन्होंने इस कस्टम ड्यूटी को एक लीगल वे में फॉर्म किया और उसके कुछ एक्ट्स फॉर्म कर दिए। तो उन्होंने 3 एक्ट बनाए। एक था सी कस्टम एक्ट 1878, लैंड कस्टम एक्ट 1924 और बॉन्डेड वेयरहाउस एक्ट 1896। तो ये 3 एक्ट कस्टम के रिगार्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए इंडिपेंडेंस के पहले। तो अ, जो बॉन्डेड वेयरहाउस एक्ट है, ये बॉन्डेड वेयरहाउस क्या होता है ये आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब ये 3 एक्ट जो लागू थे वो बंद कर दिए गए और उसके एक कंसोलिडेट एक्ट बनाया गया। क्योंकि देखिए जो सी कस्टम है, लैंड कस्टम है या बॉन्डेड वेयरहाउस है, ये तीनों एक्ट अलग-अलग चलेंगे। इनके तीनों के अलग-अलग प्रोविजंस होंगे। इनके लिए अलग-अलग अथॉरिटीज होंगी और हो सकता है कि इनके जो प्रोविजंस है इनमें कॉन्ट्रडिक्शन रहे। तो ये सब चीज़ें ना हो इसीलिए हमने इंडिपेंडेंस के बाद ये तीनों एक्ट ही कंसोलिडेट कर दिया और एक एक्ट बनाया कस्टम्स एक्ट 1962। कस्टम एक्ट 1962 में सारी प्रोसीजर्स जो इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन की, उसमें सी से भी इंपोर्ट कर रहे हैं या लैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं या एयर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी के बारे में बोला गया है। फिर इस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए 1975 में एक और एक्ट लाया गया है जो है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कस्टम एक्ट को ओवरराइड करने के लिए एक्ट नहीं, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 लाया गया। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। अब कोई भी एक्ट अगर गवर्नमेंट लाता है तो वो उसको पावर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ऐसे कौन से भी टैक्स वसूल नहीं कर सकती अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है या उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर एक्ट बनाया है तो ही वो गवर्नमेंट चार्ज वसूल कर सकती है। तो आर्टिकल 265 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब लॉ की अथॉरिटी चाहिए, मतलब एक्ट चाहिए तभी हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। फिर हमें जंप करना पड़ेगा आर्टिकल 246 में। वहां पे क्या कहा है कि पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट हैज अ पावर टू मेक अ लॉज ऑन अ सर्टेन मैटर व्हिच आर एन्यूमरेटेड इन द 7th शेड्यूल। मतलब जो 7th शेड्यूल में दिया गया है, जो 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, उस उसमें जो जो टॉपिक्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है। तो इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि 7th शेड्यूल में कुछ ना कुछ लिस्ट दी गई होंगी, कुछ ना कुछ मैटर्स दिए होंगे जिसके रिगार्डिंग स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट
लॉ बना सकती है। तो हम 7 शेड्यूल पे जंप करना पड़ेगा। जैसे ही हम 7 शेड्यूल में आते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है वो दिए गए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मैटर्स पे टैक्स लगा सकती है या जिन मैटर्स पे लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है वो दिया गया। लिस्ट 2 में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने का वो दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट है जो लिस्ट थर्ड लिस्ट है उसमें दोनों को पावर दिए गए, जॉइंटली पावर से कुछ मैटर्स पे लॉ बनाने के। तो फर्स्ट लिस्ट में जो कि यूनियन लिस्ट है उसके एंट्री नंबर 83 में कहा गया है कि यूनियन हैज अ पावर टू लेवी कस्टम ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। यानी यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यूनियन को पावर है कस्टम ड्यूटी लगाने का। और दूसरी चीज ये है कि स्टेट लिस्ट में जो कि लिस्ट नंबर 2 है उसमें कुछ भी कस्टम ड्यूटी का या इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन के टैक्स का कोई जिक्र नहीं है। मतलब साफ साफ बात है कि स्टेट के पास पावर नहीं है टैक्स लगाने का, कस्टम ड्यूटी लगाने का। टैक्स लगाने का पावर है पर कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर नहीं है। फिर इस बात को आगे क्लियरिफाई किया है आर्टिकल 286 में। उसमें कहा है द स्टेट डज नॉट हैव अ पावर टू implement tax on the goods for a supply takes place outside the state and in the course of importation and exportation of goods outside India। यानी क्या कहा है कि जो स्टेट है उसके बाहर जो गुड्स का सप्लाई हो रहा है, स्टेट के बाहर जो गुड्स का सप्लाई हो रहा है उस पे स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। मतलब अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी में कोई सी गुड का सप्लाई होता है तो वहां के गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, पर महाराष्ट्र में सप्लाई हो रहा है तो टैक्स लगा सकती है। सेकंड चीज ये कही गई है कि जो भी इंपोर्ट हो रहे, अगर सपोज महाराष्ट्र में जो भी पोर्ट्स है उसमें इंपोर्ट हो रहे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है, क्लियरली आर्टिकल 286 में कहा गया है। तो मोटा मोटी तौर पर हम समझे तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कस्टम ड्यूटी लगाए, वो उसकी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करे और वो स्टेट के वेलफेयर के लिए उसका पैसे का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट्स फॉर कस्टम्स। अब हमने देखा था कि कस्टम के लिए 2 एक्ट्स बनाए, एक तो कस्टम एक्ट 1962 बना है और एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 बना है। तो कस्टम एक्ट 1962 का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12। जैसे कि हर इनकम टैक्स में भी हमने देखा होगा कि हर एक इनकम के लिए चार्जिंग सेक्शन दिया गया है, सैलरी के लिए चार्जिंग सेक्शन है, बिजनेस इनकम के लिए चार्जिंग सेक्शन है। वैसे ही कस्टम एक्ट में भी एक चार्जिंग सेक्शन है, वो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम्स एक्ट। मतलब कि हम बोलेंगे, कस्टम एक्ट साफ साफ बोल रहा है कि हम बोलेंगे कि कौन से गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाना है, कैसे लगाना है, उसका प्रोसीजर सब बताएंगे। पर जो भी रेट्स आपको चाहिए होंगे कि किस रेट से ड्यूटी लगाना है, वो रेट्स आपको कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में से लेंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में रेट्स दिए गए रहेंगे। तो वही चीज एक एग्जांपल से समझते, सपोज एक गुड्स है, ये गुड्स पे कब कस्टम ड्यूटी लगाना है, कब कस्टम ड्यूटी लगाना है, कैसे लगाना है, इस गुड्स का वैल्यू कैसे डिसाइड होगा, ये सब कस्टम एक्ट 1962 में जाएगा। फिर ये गुड्स आगे चल के इस एक्ट में जाएंगे, इस सेकंड राउंड में जाएंगे। वहां पे जो भी ये इंफॉर्मेशन कस्टम एक्ट 1962 से आई कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स, इंपोर्ट हुआ है या एक्सपोर्ट हुआ है, उसके बेसिस पे इस पे कौन सी टाइप्स की ड्यूटीज लगेंगी जो जो कि सेक्शंस में दिया गया है कस्टम टैरिफ एक्ट के, वो दिया जाएगा। और कितने रेट से ड्यूटीज लगेंगी वो भी यहाँ पे पता चलेगा गुड्स के ऊपर। तो जो रेट्स दिए रहते हैं इंपोर्टेशन के हो या एक्सपोर्टेशन के, ये कस्टम टैरिफ एक्ट के शेड्यूल में दिए गए हैं। और इसमें लिए 2 शेड्यूल ये है इम्प्लीमेंटेड है। शेड्यूल फर्स्ट है जो रेट्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज बताता है और शेड्यूल 2 है जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज के रेट बताता है। अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स है वो मतलब मोस्ट ऑफ द जो गुड्स है उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ ही आइटम्स पे लगती है। 50 से 60 गुड्स है जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। पर 800 से 900 पेजेस का शेड्यूल 1 है जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स दिए गए, बकायदा एक चार्ट के रूप में रेट्स दिए गए रहते हैं। उसमें HSN कोड रहता है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन रहता है और कौन से यूनिट से उसकी ड्यूटी चार्ज करनी रहती है। मतलब
पर लीटर के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से चार्ज करनी है वो रहता है, और फिर ड्यूटीज का रेट दिया रहता है। तो ये हुआ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की बात। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्ट बना दिया, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस जो भी प्रोविजंस है सब बना दिए, पर अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अगर कोई अथॉरिटी तो चाहिए ना, कोई डिपार्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट के अंडर हो जो ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करे। तो यही डिपार्टमेंट के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक्ट बनाता है, जो कि लॉ बनाता है, क्योंकि उसके पास पावर है। ये यहाँ पे आर्टिकल 246 में पावर दी गई है। तो उन्होंने सपोज कस्टम के ऊपर एक्ट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो पॉलिसीज है, जो एक्ट्स है, और जो भी उनके प्रोग्राम्स है, वो रन करती है वेरियस मिनिस्ट्रीज थ्रू। मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज रहेंगी, 50 से आई थिंक 40 से 50 मिनिस्ट्रीज है फिलहाल गवर्नमेंट में, जो अलग अलग चीजों पे ध्यान रखती है। तो ऐसे ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फिलहाल निर्मला सीतारामन जी। तो जो भी मिनिस्ट्री है उसके अंडर और डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट्स है, ये अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर फोकस्ड है। जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसीजर है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं। उसमें एक बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हम वसूल करते हैं, वो इस बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका बराबर जो भी रूल्स है रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इसका ध्यान रखें। पर इसी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी आता है, जो कि इनकम टैक्स कलेक्ट करता है अपना। जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो इसी डिपार्टमेंट में आता है। तो हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीआईसी कहते हैं। तो सीबीआईसी के पास दो सीबीआईसी फर्दर डिवाइड है दो डिपार्टमेंट में। एक तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के डिपार्टमेंट में, यानी जीएसटी कलेक्ट करना है तो भी सीबीआईसी करेगा, और दूसरा पोर्शन है कस्टम्स का, यानी कस्टम भी ड्यूटी भी अगर कलेक्ट करना है वो भी सीबीआईसी देखेगा। ये दोनों डिपार्टमेंट जो सीबीआईसी में आते हैं वो जनरली इतने इंटरलिंक नहीं है, वो सेपरेट सेपरेट फंक्शन करते हैं। पर कुछ जगह पे वो इंटरलिंक है, जैसे इंपोर्टेड गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, तो उस जीएसटी का कलेक्शन इनके बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ पे करता है कस्टम ड्यूटी का वाला डिपार्टमेंट। तो वो कलेक्शन करेगा और वो इन डिपार्टमेंट को दे देगा। तो कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर भी एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, जो इन एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे ऊपर आता है प्रिंसिपल कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सॉरी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कस्टम डिपार्टमेंट की। उनके अंदर अंडर आते हैं कि प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर, ये एक जोनल हेड होते हैं। जो भी जोन्स बने हुए हैं, जैसे मुंबई जोन है, कोलकाता जोन है, दिल्ली जोन है कस्टम के, वो जोन के हेड्स होते हैं। ये उस जोन का कारोबार सब देखते हैं। उनके अंडर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। फिर उनके अंडर आते हैं, इन कमिश्नर्स के अंडर आते हैं सुपरिटेंडेंट एंड अप्रेजर। फिर उनके अंडर आते हैं इंस्पेक्टर एंड एग्जामिनर। तो ये वेरियस फंक्शंस रन करते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जो भी कस्टम ड्यूटी का रिगार्डिंग जो ऑर्डर्स होते हैं, यानी कितनी कस्टम ड्यूटी, कुछ डिस्प्यूट हो गए तो कुछ डिसीजन लेना, ये जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर का काम होता है। मतलब जो भी अगर किसी ने इंपोर्ट किया गुड्स और इस गुड्स के वैल्यू के रिगार्डिंग डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसके जो ऑर्डर है वो एसीडीसी और जेसी पास करेंगे। पर ऐसा हो सकता है कि जो इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किए और उसका वैल्यू जो एसीडीसी ने डिसाइड किया उससे संतुष्टि ना हो इंपोर्टर को, तो उसके पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें वो किसी ऊपर की अथॉरिटी को गुहार लगा सकता है कि ये मैटर पे आप जरा नजर रखिए। तो इसी के लिए होती है कमिश्नर एडजुडिकेशन अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी। तो कमिश्नर ऑफ अपील्स एंड कमिश्नर ऑफ एडजुडिकेशन, ये दो अथॉरिटीज है
जो भी एसीडीसी और जेसी ने ऑर्डर्स पास किए इसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और अगर इन्होंने भी इनके ऑर्डर जो पास करते हैं इनसे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। पर वो फिलहाल अपने स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ट्रिब्यूनल। तो ये था मोटा मोटी तौर पर कस्टम डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंडिया में बहुत सारे टैक्स आप देखेंगे कि लागू होते हैं। जैसे थोड़े से गुड्स पे वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स ये भी लागू होते हैं। फिर जीएसटी ऑलमोस्ट ऑल गुड्स पे लागू हो रहा है आजकल। फिर इनकम टैक्स हुआ। पर ये कस्टम ड्यूटी है ना, ये बाकी के टैक्स से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी का या कस्टम डिपार्टमेंट का काम सिर्फ कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना नहीं होता। इनके साथ साथ उनके जो सेकेंडरी फंक्शंस है वो भी उनको पार करने पड़ते हैं। और वो सेकेंडरी फंक्शंस क्या है वो समझते हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी फंक्शन है वो कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मतलब जो दोनों एक्ट्स है उनके हिसाब से ड्यूटी कलेक्ट करना ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। फिर सेकेंडरी फंक्शन enforcement of various provisions of Custom Act 1962 governing imports and export of cargo, baggage, postal articles, arrival and departure of vessels and aircraft etc. मतलब ड्यूटी कलेक्ट करने के साथ ही उनको ये भी रेगुलेट करना पड़ता है कि कौन कौन से जो एयरक्राफ्ट है या वेसल्स है वो इंडिया में आ रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं, उनका उनकी उनमें क्या कार्गो है, उनमें कौन से आर्टिकल्स इंडिया में आ रहे हैं, या बैगेज बैगेज यानी जो भी सामान एक पैसेंजर जब बाहर से आता है तो सामान जो लाता है उसे बैगेज कहते हैं। तो ये बैगेज का भी चेकिंग कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। थर्ड जो सॉरी सेकंड जो सेकेंडरी फंक्शन है वो डिस्चार्ज ऑफ एजेंसी फंक्शंस एंड एनफोर्सिंग प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर वेरियस लीगल इनएक्टमेंट। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में ड्रग्स लाना अलाउड नहीं है। तो ड्रग्स ना आए इसके लिए कौन काम करता है? तो यही कस्टम डिपार्टमेंट ही काम करता है कि वो देखता है कि इंडिया में जो चीजें प्रोहिबिटेड है, जो चीजें लाना इलीगल है, वो चीजें इंडिया में ना आए, इसका देखभाल भी ये कस्टम डिपार्टमेंट से करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग इंक्लूडिंग इंटरडिक्शन ऑफ नार्कोटिक्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। यानी जो भी ड्रग्स आ रहे हैं वो आए नहीं, या किसी भी गुड्स का स्मगलिंग ना हो। मतलब जो ड्यूटी पेमेंट की विदाउट कोई गुड्स इंडिया के अंदर ना है, इसका भी काम कस्टम डिपार्टमेंट करता है। और लास्ट जो फंक्शन होता है पैसेंजर क्लियरेंस। इंटरनेशनल पैसेंजर क्लियरेंस हो सकता है कि जो पैसेंजर्स हो वो भी कुछ स्मगल गुड्स ला रहे हो, जैसे हमने बहुत इसमें जो नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज होती है या डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्रीज होती है उसमें देखा है कि जो ड्रग्स है वो अपने बॉडी के अंदर लाद के लोग लाते कंट्रीज में। तो वो भी ना हो और उनका क्लियरेंस, पैसेंजर का क्लियरेंस ठीक ठाक से हो, पैसेंजर ने अपने साथ जो भी बैगेज लाया हो इसमें भी कुछ ऐसी गुड्स ना हो जिन पे ड्यूटी चार्ज हुए और चार्ज करना चाहिए था और ना हुए, ऐसा ना हो। इसके लिए भी कस्टम डिपार्टमेंट सुपरविजन करता है। तो पैसेंजर क्लियरेंस का देखभाल करना भी कस्टम डिपार्टमेंट का ही काम होता है। तो ये देखिए कस्टम्स एक्ट जो है वो इन सभी एक्ट से लिंक्ड है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन, मतलब ऐसा कोई फूड ना जिससे इंडियन पीपल की हेल्थ पे असर पड़े। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसा कोई चीज इंडिया में ना हो या इंडिया से बाहर ना जाए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोहिबिटेड है। वाइल्ड लाइफ एक्ट, फिर एफएसएसए एक्ट 2006, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट 1898, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। ये सभी एक्ट से इन सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और ये डिपार्टमेंट लिंक्ड होता है कस्टम डिपार्टमेंट से। मतलब अगर कुछ कॉस्मेटिक इंडिया में आ रहा है तो पहले कस्टम डिपार्टमेंट ये जो कॉस्मेटिक्स एक्ट वाला डिपार्टमेंट है उनको, मतलब जो उनका ऑथोरिटी स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उनके ऑथोराइज्ड ऑफिसर को कांटेक्ट करते हैं। फिर वो सर्टिफिकेट, क्लियरेंस का सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर। फिर कस्टम वाले भी अपना ड्यूटी चार्ज करके ऑथोराइज कर देते हैं कि गुड्स आप लेके जा सकते हैं इंडिया में। तो ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो एक साथ काम करते हैं और उनका कॉमन एम होता है कि जो भी गुड्स इंडिया में प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड हो वो इंडिया में ना आए या इंडिया से बाहर जाए। तो ये था कस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कस्टम, यानी कस्टम पूरा समझने के लिए कुछ बेसिक्स हमें जानना जरूरी है। वो क्या क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।